हेलो एवरीवन। सो कल की क्लास में हमने पढ़ा था जनपद महाजनपद के बारे में और सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों गंगा प्लेन एरिया को ही कॉन्क्वेर करना चाहते थे रूलर्स। तो हमने ये सारी चीज़ें कल की क्लास में पढ़ी थी और आज हम सेम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो गवर्नेंस है उस टाइम पे करी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, क्या चीज़ें इन्वेंट हुई उस टाइम पे और उस टाइम की एजुकेशन पॉलिसी या फिर स्कूल थॉट के बारे में बात करते हैं, कल्चर, आर्ट, कॉइन्स, इवन मेटल्स की बात करते हैं अगर हम, या फिर वेपन्स की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से थी। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब होता है हमारी संस्कृति, और जो डेमोक्रेटिक की यहाँ पे बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतांत्रिक। तो आज के टाइम पे हम डेमोक्रेसी को या फिर डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कैसे जानते हैं कि जहाँ पर जो जनता है हमारी, जो अपनी लीडर्स को खुद से इलेक्ट करती है, अपनी चॉइस से वोट देती है, तो वहां पे उसका रोल चलता है। यानी कि जो जनता लीडर को इलेक्ट कर रही है, लीडर्स को वोट दे रही है, वो लीडर्स उसी उन्हीं सिविलियंस के बिहाफ पर, उसी जनता के बिहाफ पर जो है रूल करते हैं। तो हम अगर सिंपली बात करें तो इसमें जो आम आदमी है, आम इंसान है, उसका रूल चलता है। तो उस टाइम पे अगर हम डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात करते हैं तो क्या था उस अर्ली टाइम पीरियड में। सो ईच जनपद हैड काउंसिल, सभा और समिति। तो हर जनपद में एक सभा और एक समिति हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ सभा एंड समिति हुआ करती थी। आप ये ले लो कि इसमें जो जनपद के जो एल्डर पीपल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जो गाँव के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हुआ करते थे और बूढ़े लोग होते थे, वो सभा समिति का हिस्सा होते थे। जैसे कि आज के टाइम पे जो गांव की पंचायत होती है, कुछ इस तरीके से। सो एल्डर्स डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट मैटर्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस सभा और समिति के मेंबर कौन होते थे, जो एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स हुआ करते थे, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्हें ज़िंदगी जीने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो। और इस कैटेगरी में सिर्फ वही लोग आते थे जो बूढ़े हो जाते थे उस टाइम पे, यानी कि जैसे हमारे दादाओं की उम्र के जो लोग हो गए वो। तो ये लोग जो थे, जितने भी मैटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे उस पर डिस्कशन ये लोग करते थे और एक कंक्लूजन निकाल कर एक कलेक्टिव डिसीजन लिया करते थे। राजा फॉलोड देयर एडवाइस, नॉट रूल अलोन। और वहां पर जो राजा होता था वो अकेला रूल नहीं करता था, वो सभा और समिति के जो लोग हुआ करते थे उनकी एडवाइस से, उनकी हेल्प से जो है काम करता। आप ये कह सकते हो कि सभा और समिति जो है एक तरीके से एडवाइजरी डिपार्टमेंट थे जो राजा को सलाह देते थे। समटाइम्स अनफिट रूलर्स कुड बी रिमूव। और कभी कभी क्या होता था कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हर इंसान जो है दूसरे की बात से एग्री करेगा। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि जो रूलर्स हैं वो काउंसिल की बात से सहमत नहीं होते थे, या काउंसिल राजा की बात से सहमत नहीं होते थे। तो उनके बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। अब जहां पर मेजोरिटी जो है सभा को दी जा रही है, पावर ज्यादा सभा के पास है, कि लोग ही मिलकर जो है राजा को भी अगर इलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस राजा को रिमूव कर देते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो अनफिट है उस क्राइटेरिया में, तो वो उसको रिमूव कर देते थे क्योंकि वो उनकी बातों से, उनके थॉट ऑफ माइंड से वो मैच नहीं होता था। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, तो वो दो तरीके की थी उस टाइम पे, एक मोनार्की बेस्ड और दूसरा गण या गणास या फिर संघ, यानी कि गण और संघ के तरीके से। तो जो सभा और समिति है वो आप गण और संघ से कोरिलेट कर सकते हो। सो अगर मोनार्की की बात करते हैं तो ये जो चीज थी ये हेरिडेटरी चलती थी कि राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही जो है वो रूल करेंगे। मोनार्की बेस्ड था ये। तो इसमें क्या होता था कि जो किंग था, जो राजा था, मेन अथॉरिटी उसके पास हुआ करती थी। जैसे अभी हमने देखा कि अगर सभा और समिति के थॉट से या फिर उनकी थिंकिंग से या फिर जो भी इन्होंने कंक्लूजन निकाला है, डिस्कशन किया है, उससे अगर राजा सेटिस्फाई नहीं होता था या राजा की बातों से सभा और समिति के लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे, तो वो उसको रिमूव कर
बट मोनार्की सिस्टम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है कि एक ही जो होता है वो मतलब आप ये कह सकते हो, आप इसमें डिक्टेटरशिप चलती है कि जो बोल दिया है वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, चाहे आपको काम करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। तो यहाँ पर भी जो राजा होता था उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, यानी कि मेन पावर जो होती थी वो राजा के पास होती थी। राजा यहाँ पर बेशक अपने मंडलों को रखता था, अपनी मंत्रियों को रखता था, लेकिन उनकी बातों पर इतना गौर नहीं देता था वो। सो पोजीशन हेरिडेटरी, मैंने अभी आपको बताया कि हेरिडेटरी होती थी, कि राजा अभी जो राज कर रहा है, जो रूलर है, जो नेक्स्ट रूलर बनेगा उस टेरिटरी का वो उसका ही बेटा बनेगा, फिर जो नेक्स्ट बनेगा वो उसका बेटा बनेगा, यानी कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही जो वो रूल करेंगे। तो ये मोनार्की बेस था, यानी कि हेरिडेटरी पे था। सो ड्यूटीज की अगर बात करते हैं तो जो टैक्स कलेक्शन होता था, लॉ को मेंटेन करना, फोर्ट्स बनवाना, अपनी आर्मी को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, ये सारा काम जो है राजा खुद से देखता था। मतलब कि खुद से देखने का मतलब क्या है कि उसने अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हुए थे, उसने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रखे थे, बट उनकी जो उनपे एक पकड़ होती है डायरेक्टली, वो राजा की ही थी, कि अगर मान लो रेवेन्यू जो है सही तरीके से नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए राजा जो है वो जवाब लेगा फाइनेंस मिनिस्टर से। अगर आर्मी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी चीफ कमांडर होगा उस टाइम पे उससे वो जवाब लेगा, और ये सभी जो हैं अकाउंटेबल होंगे अपने काम की अपने काम की जवाबदेही के लिए। तो यहाँ पर सिंपली देखें तो जो राजा है अगर उनके काम से सेटिस्फाई भी नहीं होता तो वो उनको रिमूव कर सकता है। एग्जाम्पल मगध, कुशाल, अवंती। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मोनार्की के, यानी कि जहाँ पर सिर्फ मोनार्की चल रही थी, यहाँ पे राजा का ही रूल चल रहा था, राजा अपनी मर्जी से सारी चीजें करता था, अपनी मर्जी से लोगों को रखता था, हटाता था। तो वो जो जगह है वो है मगध, कुशाल और अवंती, ये एग्जाम्पल्स है मोनार्की के। उसके बाद हम गण और संघ की बात करते हैं। तो गण और संघ दोनों का ही मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर वही ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे जो वेल एक्सपीरियंस एंड एल्डर पर्सन हुआ करते थे एक विलेज के। सो पावर विद असेंबली नॉट वन किंग। तो यहाँ पर जो पावर थी वो असेंबली में थी, यानी कि सभी एक साथ मिलकर डिसीजन लेते थे, मिलकर डिस्कशन करते थे, वोटिंग चलती थी यहाँ पर, कि जिस चीज को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही चीज करी जाएगी। तो राजा जो है यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी में नहीं होता था, और समटाइम्स क्या होता था कि जो किंग है उसको वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता था। सो डिसीजंस बाय डिस्कशन और वोटिंग। तो डिसीजन जो है जो लिए जाते थे वो डिस्कशन के थ्रू और वोटिंग के थ्रू लिए जाते थे। समटाइम्स इलेक्टेड रूलर, और कभी कभी क्या होता था कि रूलर्स को भी इलेक्ट किया जाता था, राजा को इलेक्ट किया जाता था, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। कॉल्ड अर्ली रिपब्लिक्स, और इसको अर्ली रिपब्लिक कहा जा रहा है, एक प्रजातंत्र कहा जा रहा है। प्रजातंत्र यानी कि सिंपली एक ऐसा तंत्र जहां पर प्रजा की बात को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो एक रिपब्लिक का जो है एग्जाम्पल रहा है ये। नॉट फुली डेमोक्रेटिक, ओनली एलिट्स इन्वॉल्व। तो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं था, पूरी तरीके से रिपब्लिक नहीं था ये, अगर हम कहें कि पूरी तरीके से प्रजा की ही बात को मायने रखा जाता था। इसमें वही लोग शामिल होते थे जो एलीट क्लास के होते थे। एलीट क्लास की बात अगर हम करें, जो एजुकेटेड और वेल्दी लोग हुआ करते थे उस टाइम पीरियड के, वही इसमें इन्वॉल्व होते थे। अदरवाइज जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, स्लेव्स थे, उनकी कोई मतलब उनको इतना ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता था। सिंपली उनके सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए उनकी बातें करी जाती थी। अदरवाइज जो एलीट क्लास की, यानी कि जो वेल एजुकेटेड, मतलब जिनको पढ़ने का उस टाइम पे राइट था, और जो थोड़े वेल्दी पर्सन थे, वही इसमें शामिल होते थे। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें वज्जी और मल्ला, ये दो महाजनपदों का नाम हम इसमें ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनोवेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है उस टाइम पे इनोवेट हुई। सो न्यू स्कूल ऑफ थॉट। अगर हम स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, शिक्षा के विद्यालय विचार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करें उस टाइम पे, तो वो किस तरीके से था। सो लेट वैदिक बुद्धिस्ट एंड जैन आइडियाज स्प्रेड। तो जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, या फिर हम ये कहें कि वैदिक पीरियड के बाद जो पीरियड आता है, वहां पर बुद्धिस्ट और जो जैन आइडियाज थे, जो बातें उनमें कही गई, जो धर्म के बारे में बातें हुई, जो जैन धर्म के कर्तव्य रहे, या फिर जो हमारी वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक जो हमारे वेदों के अंदर जो चीजें बताई गई,
उसको स्प्रेड किया गया थ्रू मॉन्क्स, स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स। एंड किसके थ्रू ये सारी चीजें हुई? जो मॉन्क्स होते थे, साधु हो गए, स्कॉलर्स जो शिक्षाविद होते थे उस टाइम पे, और ट्रैवलर्स जो यात्री होते थे। तो होता क्या था कि आपने अभी भी देखा होगा कि अगर कोई साधु जो है या फिर कोई बाबा जो है आपके घर के आसपास आता है, या कोई भी पीर या फकीर जो है अगर वो आते हैं मांगने के लिए, भिक्षा के लिए, तो वो लोग गाना गाया करते हैं हमेशा। और गाने कैसे गाते हैं? बहुत स्पिरिचुअल गाने गाते हैं जिसमें कोई ना कोई एक मोरल होता है, मोटिव होता है उसका, एक मतलब एक बहुत अच्छी बात जो है हम गाने के थ्रू बता रहे होते हैं। तो जो शिक्षा थी, अगर हम उस टाइम की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो थी, ये स्कॉलर्स के थ्रू, मॉन्क्स के थ्रू एंड ट्रैवलर्स के थ्रू जो है स्प्रेड करी जाती थी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पीपल ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर लर्निंग एंड पिलग्रिमेजेस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और सीखते थे नई चीज़ें, लोगों को भी अपने एक्सपीरियंसेस सिखाते थे और पिलग्रिमेजेस के लिए जाते थे। अगर आपने कभी एक चीज़ ध्यान दी हो कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं कि हम जिस जगह रह रहे हैं और जो हमारी कम्युनिटी है, या फिर जो हमारे घर में जो चीज़ें चल रही हैं, या फिर हमारे स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है, उससे चीज़ें कितनी डिफरेंट हैं और कितनी ज़्यादा रिलेट करती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस करने के साथ साथ हम उनको सीखते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने एक चीज़ कभी नोटिस ना करी हो, अगर आपको ना पता हो कि कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, क्यों जो पानी है इतनी जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, क्यों बारिश होती है, तो हम वाटर साइकिल को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम ये सारी चीज़ें खुद से विजुअलाइज ना करें, खुद से एक्सपीरियंस या ऑब्जर्व ना करें, तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे ही उस टाइम पे जितने भी लोग थे, वो ट्रैवलिंग के थ्रू और पिलग्रिमेजेस के थ्रू, प्लस जो उनके खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों के थ्रू सीखते थे। और अगर स्कूल थॉट की हम बात करते हैं, तो जो जैनिज्म के अंदर, जो बुद्धिज्म के अंदर, जो वैदिक टेक्स्ट के अंदर हमें बताई गई हैं बातें, वही हमें सिखाई जाती थी। और अगर हम एक स्कॉलर की बात करते हैं, शिक्षाविद की बात करें, या फिर गुरु की बात करें, तो वो उस टाइम पे बच्चों को लिखना नहीं सिखाते थे, पढ़ना नहीं सिखाते थे। वो जो बातें अपने मुंह से बोलते थे, बच्चा उसी चीज़ को इमिटेट करता था, उस चीज़ को सुनता था। वो अपनी हेयरिंग एबिलिटी के थ्रू जो है नई चीज़ों को समझ रहा है, सुन रहा है, और इमिटेट कर रहा है उस चीज़ को दोबारा दोहरा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जो था वो स्कूलिंग जो प्रोसेस है वो चलता था। उसके बाद अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, कला और संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो ग्रोथ था आर्ट आर्ट का, यानी कि अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, फोर्ट्स की बात करें, टेम्पल्स की बात करें, तो बहुत ही यूनिक तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता था। जो आपको गुम्बद नज़र आते हैं, जो डोम शेप होती है मस्जिदों के अंदर, और जो हमें मंदिरों के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं आज के टाइम पे, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एंशियंट टाइम से, जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, इनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती हैं। और इन उन्हीं चीज़ों को जो है आज के टाइम पे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो आर्ट एंड कल्चर के मैटर में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और सिटीज़ की बात करें तो वो भी बहुत वेल डेवलप्ड हैं। आप चाहे कुतुब मीनार देख लीजिए, आप चाहे अक्षरधाम टेम्पल देखिए, या फिर आप लाल किला देखिए, या आज के टाइम का कोई भी ऐसा मंदिर या फिर कोई भी ऐसी पिलग्रिमेज प्लेस जो नई बनी हुई है, वो हमारे पुराने ट्रेडिशन से ही फॉलो करी जा रही है, हमारे पुराने कल्चर से ही फॉलो करी जा रही है। उसमें कुछ नया ऐड ऑन नहीं किया जा रहा है, हमारी पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन उसको और भी ज़्यादा एम्ब्रेस किया जा रहा है, उसको ज़्यादा एनहेंस किया जा रहा है। सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इकोनॉमी, तो उस टाइम पर जो डेवलपमेंट है ट्रेड का, और इकोनॉमी जो है हमारी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका भी डेवलपमेंट। और यही चीज़ें जो आज के टाइम पे हम इकोनॉमी को देख रहे हैं, अपनी आज के टाइम पे ट्रेडिंग देख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सिर्फ आज नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से ही किया जा रहा है। बस आज के टाइम पे हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुके हैं। अगर हम कॉइन्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पर कॉइन्स का भी इन्वेंशन हो गया, कॉइन्स का भी जो है इन्वेंशन हो गया था। पंच मार्क कॉइन्स जो है उस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं।
पंचमार्क कॉइन्स करशापनास वर मेड ऑफ सिल्वर। तो उस टाइम पे जो पंचमार्क कॉइन्स यानी कि जो कॉइन्स अगर हम देखें तो वो सिल्वर के बने हुए मिले आपको। इसके अलावा और भी मेटल्स के जो हैं कॉइन्स देखने को मिलेंगे अगर आप एक बार सर्च करो कि हमारी जो हमारा एवोल्यूशन है कॉइन्स का वो किस तरीके से रहा है। तो आप उसमें हर एक मेटल के जो है कॉइन्स देखने को मिलेगा आपको। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ऐसे जो हैं कॉइन्स देखने को मिल सकते हैं। यूज फॉर ट्रेड, टैक्सेस एंड पेमेंट्स। तो इन कॉइन्स का यूज क्यों किया जाता था? आज के टाइम पे हम कॉइन्स का यूज क्यों करते हैं? परचेजिंग के लिए, ठीक है, किसी चीज को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, किसी को देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, इसलिए यूज करते हैं। तो सेम चीज कॉइन्स का यूज उस टाइम पे भी एज अ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन किया जाता था। लोग ट्रेडिंग के लिए यूज करते थे और जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, वो अपनी खुद की सील्स जो है वो बनवाते थे और अपने कॉइन्स खुद बनवाते थे, ताकि जब वो किसी को सामान भेज रहे हैं तो उस जो भी मतलब जिस भी तरीके से वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो जो भी नेक्स्ट मर्चेंट होगा उसको पता रहेगा कि हाँ ये वाला जो कॉइन है ये इस ट्रेवलर का है या फिर इस मर्चेंट का है, जिससे उसको आइडिया रहता है। ऐसे ही राजा भी करते थे। राजा अपना नाम भी लिखवाते थे या फिर जिस भी गॉड में वो बिलीव रखते थे उनकी पिक्चर्स बनवाते थे, अपनी भी बनवाते थे उन मोहरों में। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ मॉनेटरी इकोनॉमी। और कॉइन्स जो हैं वो हमारा पहला स्टेप रही है, पहला ऐसा कदम था जो मॉनेटरी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा था, यानी कि मुद्रा व्यवस्था को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन मेटलरी, तो यहाँ पर हम आयरन से बनी हुई चीजें देखते हैं। जैसे वेपन्स की बात करें हम या फिर एग्रीकल्चर में उसका यूज करें और बर्तनों की बात करें तो मेटल जो है, आयरन जैसा जो मेटल है वो यूज किया जाने लगा था। यूज ऑफ आयरन टूल्स इम्प्रूव फार्मिंग। तो आयरन टूल्स का यूज करने से फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट हुई। जैसे जो प्लफ करने के लिए जो यूज किया जा रहा है हल और सिकीज जैसे हो गए, स्ट्रॉन्गर वेपन्स एंड टूल्स। और इसी के थ्रू जो है एक शार्प स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाए जा सकते थे, जो कि आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा। अपने गांव में हंसिया सुना होगा, जिससे लोग सब्जी भी काटते हैं और क्या बोलते हैं खेतों में जाके घास भी काटते हैं उसका यूज करके। ऐसी खुरपी होती है उसका भी यूज किया जाता है। तो ये बने किससे? मेटल्स के थ्रू बने। उनमें कौन सा मेटल यूज किया जा रहा है? आयरन यूज किया जा रहा है। सो इसी तरीके से कॉल्ड, एक मिनट, हाँ, हेल्प इन क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर। तो आप जो सेकेंड इमेज देख रहे हो जिस टूल की, इसको हम हंसिया बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में गाँव में। ये आपको जो यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है और जो बिहार वाला एरिया है वहाँ, सॉरी ईस्टर्न पार्ट है यूपी का वो, और जो बिहार वाला एरिया है, बिहार का जो वेस्टर्न पार्ट है, उन एरियाज में जो है इसको हसिया कहा जाता है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो इसका यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, एग्रीकल्चर को स्पेंड करने के लिए। तो अगर हम एक क्विक टाइम लाइन देखें यहाँ पे, सो 900 BCE इंडस वैली डिक्लाइन हो जाती है, हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। फिर गैप ऑफ नियरिंग 1000 years अर्बन लाइफ डिसअपियर्स। तो 1000 साल के जो बीच में जो गैप आता है, मतलब ये जो गैप हो जाता है, फिर जो ये पूरा खत्म हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद से जो अर्बन लाइफ है वो हमें देखने को ही नहीं मिलती है, वो कहीं गायब हो जाती है। फिर फर्स्ट मिलेनियम BCE के अराउंड क्या होता है कि जो नई प्लेसेस हैं, जो नई जगह हैं, वो अर्बन अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ती हैं, उन शहरों का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 6th century BCE में क्या होता है कि जो जनपद और महाजनपद हैं वो राइज अप होते हैं, यानी कि वो उभर कर आते हैं। सो सेकेंड अर्बनाइजेशन लेड टू द राइज ऑफ जनपद, महाजनपद एंड अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। तो अगर हम सिंपली बात करें सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या है, तो सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है ये बताती है हमें जनपद और महाजनपदों के उभरने के बारे में, और जो हमारा उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस टाइम की इंडिया की, उसके बारे में बताती है कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन में किस तरीके से शहरीकरण हुआ है।
सो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जाति सिस्टम के बारे में कि जाति या वर्ण सिस्टम क्या था, इसमें कितनी कैटेगरीज थी। वो चार, अगर हम कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई और उनकी जांघों से, नाखूनों से, आपने कुछ ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि मुख से जो निकले वो ब्रह्मा के, मतलब उनको क्या कहा गया, और जो उनके नाखूनों से निकले उनको क्या कहा गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक मैथोलॉजी है हमारी, हम एक मिथ है कि ऐसा कहा जाता है, और इनके बीच में जो एक अनइवन सा एक जो देखा जाए कि इनके बीच का जो रिलेशन था बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला रहा है कि जो पहले की 2 जातियाँ थी इनको इतनी ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है। अभी भी ऐसा होता है कि कहीं न कहीं पे जो ब्राह्मण और जो राजपूत लोग होते हैं, फिर जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को बहुत बैकवर्ड मानते हैं, उनको अनटचेबल मानते हैं। ऐसी चीज़ें आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलती हैं। बट ये सारी चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं। जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, ये सिर्फ़ आज की नहीं है, ये पहले से ही है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।